दोस्तों, इसके पहले जो पेपर हमने हल किया था उसमें हमने 1 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन हल किए थे। बाकी ये जो है इसका पार्ट 2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन हम हल करके देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 44 तक। और ये जो आखिरी पेज है इसमें क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर और चौथा है क्लॉ हैमर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्लॉ हैमर। तो अब हम देखते हैं कि ये हैमर होता कैसा है। दोस्तों, ये है वो हैमर जिससे लकड़ी की कील निकाली जाती है और इसे हम कहते हैं क्लॉ हैमर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कुंजी, मार्क और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, सी है डायमंड पॉइंट चीजल और डी है हाफ राउंड नोज चीजल। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिलिंग वर्क समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टैंग, ड्रिल चक, सी है ड्रिफ्ट और डी है स्लीव। इसका सही उत्तर है सी ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। एक टेप सेट में 3 टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में कौन सा टिन मैन रिवेट है? इसका सही आंसर है ए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम टिन मैन रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की पतली चद्दरों को काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आइए देखें इसका उत्तर। धातु की पतली चद्दरों को काटने के लिए स्ट्रेट स्निप या यूँ कहें कि स्निप का प्रयोग किया जाता है। ये स्निप 2 टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रेट स्निप और एक होती है बेंट स्निप। तो स्ट्रेट स्निप से किसी भी धातु को हम एक सीध में काट सकते हैं और जो बेंट स्निप होती है उससे हम किसी भी धातु की पतली शीट को गोलाई के आकार में काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। घरों में प्रयोग किए जाने वाले
बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार की शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग होता है? पहला है टिन प्लेटर, फिर है जीआई शीट, तीसरा कॉपर शीट और डी है एल्यूमिनियम शीट। दोस्तों, घरों में प्रयोग किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके विनिर्माण में का एल्यूमिनियम शीट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है डी, एल्यूमिनियम शीट। फिर आता क्वेश्चन नंबर 34, डाया मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है बिस्मथ, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है कॉपर। तो इसको हम दोस्तों इस स्लाइड में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण दिखाया गया है। सबसे पहले आता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल यानी फेरो मैग्नेटिक पदार्थ, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट या मैग्नेटाइट। इनको हम कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। फिर आता है आपका पैरा मैग्नेटिक मटेरियल यानी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीज आते हैं। और तीसरा होता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंतर्गत आता है हीरा, नमक, पानी, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है इसका कॉपर का। तो कॉपर जो है ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। तो हमारा सही उत्तर होगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 35, फ्लक्स घनत्व बी की इकाई है। ऑप्शन ए है एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है वेबर प्रति मीटर का वर्ग और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यहाँ पर इसे समझाया गया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं और इसका संकेत B है। तो अगर हम इसे इस रूप में लिखते हैं B = φ/a, जहाँ पर ये जो A है ये क्षेत्रफल है और फाई है ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इकाई की बारे में जाने तो फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो वेबर है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर का वर्ग। तो इसका जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होगी वो होगी वेबर प्रति मीटर का वर्ग, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर का वर्ग। तो हमारा जो उत्तर है वो ये होगा सी, फ्लक्स घनत्व B की इकाई वेबर प्रति मीटर का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन चालकता के विद्युतीय शब्द के समान चुंबकीय शब्द है? पहला ऑप्शन है रिलक्टेंस, दूसरा है फ्लक्स घनत्व, तीसरा है पारगम्यता और चौथा है स्थायित्व। तो यहाँ पर हमने विद्युतीय सर्किट और चुंबकीय सर्किट की तुलना की है कि यहाँ पर जैसे विद्युतीय सर्किट में विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। जिस प्रकार विद्युतीय सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में
रिलक्टेंस होता है। जिस प्रकार विद्युतीय सर्किट में विद्युत धारा होती है, उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स होता है। जिस प्रकार विद्युतीय सर्किट में चालकता होती है, उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में परमियंस होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो ये आएगा डी, स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब परमियंस होता है, तो हमारा सही उत्तर है डी, स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 37, पारगम्यता की इकाई है एम्पियर टन वेबर प्रति मीटर का वर्ग, कोई इकाई नहीं होती है, और डी है टेस्ला। तो पारगम्यता या चुंबकशीलता या परमिबिलिटी, ये तीनों एक ही है। तो उसे किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु में उत्पन्न फ्लक्स का अनुपात होती है। इसका संकेत म्यू है और इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। यहाँ पर जो ये बी है ये आपका पदार्थ की चुंबकशीलता है और एच जो है ये वायु में उत्पन्न चुंबकशीलता है। तो यह दो समान राशियों का अनुपात होता है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो हमारा जो उत्तर है वो ये होगा सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करने का सूत्र है। ये है H इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया ऑफ द कोर, B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू MMF अपॉन लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर, फिर C है H इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, और D है H इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर अपॉन MMF। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का बटा लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर। तो हमारा उत्तर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 1 पिकोफैरड बराबर कितने माइक्रोफैरड? तो ऑप्शन ए है 10 की घात ऋण 12 माइक्रोफैरड, बी है 10 की घात ऋण 9, सी है 10 की घात ऋण 6 और डी है 10 की घात ऋण 3। तो हमारा सही आंसर है 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 माइक्रोफैरड। तो हमारा उत्तर सी सही है, 10 की घात ऋण 6 माइक्रोफैरड। भारत में एसी सिंगल फेज लाइटिंग परिपथ वोल्टेज की मानक कार्यविधि कितनी है? तो 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट और 250 वोल्ट। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो ये है 230 वोल्ट। सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट और 3 फेज के लिए 240/415 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 41, आवृत्ति का व्युत्क्रम जाना जाता है समय अवधि के रूप में, एम्पलीट्यूड के रूप में, टाइम कांस्टेंट के रूप में और रेजोनेंस के रूप में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ये जो इसके पहले का जब क्वेश्चन था 40, हमारे यहाँ पर सिंगल फेज का जो सप्लाई वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और ये 3 फेज के लिए 240/415 वोल्ट।
दोस्तों यहाँ पे ये 240 जो है ये आपका फेज वोल्टेज है और 415 जो है ये लाइन वोल्टेज है। फेज वोल्टेज कहने का मतलब ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, और ये 415 जो है ये किन्हीं भी दो फेज के बीच का वोल्टेज है जिसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। ये 415 वोल्ट है। फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा था कि आवृत्ति का व्युत्क्रम, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी होता है और इसका जो उल्टा होता है उसको हम टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं और इसका संकेत t है। फ्रिक्वेंसी यानी f यानी फ्रिक्वेंसी को ही हिंदी में हम आवृत्ति कहते हैं और ये आवर्तकाल का विलोम होता है। तो f इज इक्वल टू 1/t। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि आवृत्ति का व्युत्क्रम क्या होता है। तो आवृत्ति का जो व्युत्क्रम होता है वो टाइम पीरियड या आवर्तकाल या समय अवधि। क्वेश्चन नंबर 42, यदि प्रतिबाधा Z बराबर √r² प्लस XL का स्क्वायर है तो इस परिपथ के लिए ऊर्जा गुणांक का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है R/XL, ऑप्शन नंबर बी है R/Z, सी है Z/R और डी है XL/R। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो ये है बी R/Z की पावर फैक्टर जो होता है ये प्रतिरोध R के बटा प्रतिबाधा Z होता है। इसी पावर फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गुणांक। तो हमारा जो सही उत्तर है वो बी है R/Z, और ये पावर फैक्टर को हम cos phi से भी लिखते हैं। तो ये होता है cos phi इज इक्वल टू R/Z। क्वेश्चन नंबर 43, यदि RMS वोल्टेज का जो फुल फॉर्म है वो है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अगर RMS वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो AC सिंगल फेज परिपथ में अधिकतम वोल्टेज यानी V मैक्सिमम होगा। ये ऑप्शन है 389.45, बी है 376.76, सी है 339.46 और डी है 252.0 वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 339.46। अब ये वोल्टेज यानी ये आंसर कैसे आया, तो ये V मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.414 इंटू VRMS। तो चूँकि हमें V मैक्सिमम का मान निकालना है इसीलिए हमने यहाँ पे VRMS के स्थान पे VRMS की वैल्यू 240 वोल्ट रखा और 240 में 1.414 का गुणा किया तो हमें 339.36 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो हमारा जो उत्तर है ये है 339.46। तो ये उत्तर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, 3 फेज स्टार कनेक्शन में धारा IL और फेज धारा IPH के बीच संबंध होगा। ये IL मतलब ये क्या है, लाइन धारा, और ये IPH है ये फेज धारा। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, IL इज इक्वल टू IPH। दोस्तों ये जो है ये स्टार कनेक्शन का सिंबल है और ये डेल्टा कनेक्शन का सिंबल है। तो स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज
फेज वोल्टेज का वर्गमूल 3 गुना होता है। और डेल्टा में लाइन धारा फेज धारा की वर्गमूल 3 गुना होती है और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बी सही है, लाइन धारा बराबर होगी फेज धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड परिपथ में ट्रू पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ट्रू पावर इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। यानी 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड जो सर्किट होता है उसमें जो ट्रू पावर होता है उसका जो फार्मूला है वो है ट्रू पावर इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। फाई भी हो सकता है या ये थीटा भी हो सकता है, ये आपका फेज डिफरेंस का एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट की मोटाई खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। 3 mm, 3.15 mm, 6 mm और 6.3 mm। तो देखते हैं हम इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 3.15 mm, 3.15 mm। जबकि जो अपना जो सही उसका निश्चित आकार जो है वो आपका 3.18 mm होना चाहिए। दोस्तों हमारे घरों में या जो भी आपकी कॉपर प्लेट से या GI प्लेट से अर्थिंग जो की जाती है उसमें अगर आप कॉपर की प्लेट ले रहे हैं तो उसके ये जो है लंबाई चौड़ाई और ये उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई होती है। तो ये लंबाई 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो मोटाई है वो 3.18 मिलीमीटर होनी चाहिए mm। तो यहाँ पर जो है हमारे इस ऑप्शन में 3.18 मिलीमीटर तो है नहीं, इसीलिए हमारा उत्तर ये सही होगा 3.15 मिलीमीटर। और अगर आप GI प्लेट का यूज़ अर्थिंग के लिए कर रहे हैं तो उसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई 6.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को खालिस्तान द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समानांतर क्रम में जोड़कर स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, अनेक अर्थ इलेक्ट्रोड को समानांतर क्रम में जोड़कर उसको स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट और 0.2 वोल्ट। देखें इसका उत्तर। तो जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट होता है। यहाँ पर और भी बैरियर पोटेंशियल लिखे हुए हैं। जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन का
0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम आर्सेनाइड का 1.2 वोल्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में हमारा सही उत्तर है 0.3 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 49, यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का एसी वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा? 12 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, 5.4 वोल्ट होगा और 4.5 वोल्ट होगा। इसका सही आंसर है 5.4 वोल्ट। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर का एसी वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आउटपुट डीसी वोल्टेज हमारा होगा 5.4 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 14। देखें इसका उत्तर। तो इसके सबसे आखिरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो इसका जो विन्यास होगा वो ऐसा होगा, जो पहला जो होगा कक्षक उसमें 2 होंगे, दूसरे कक्षक में 8 और आखिरी कक्षक में, आखिरी यानी सबसे बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा सही उत्तर है 4। तो दोस्तों, मैंने ये जो अपना आपका NCVT का जो थ्योरी का पेपर था, पार्ट फर्स्ट में मैंने 26 क्वेश्चन हल किए थे और ये पार्ट सेकंड में 24 क्वेश्चन हल किए हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको और कौन कौन से सेमेस्टर के पेपर के हल का वीडियो चाहिए आप हमें लिख के भेजिए।